अपराध और दंड, अध्याय 1 भाग 4। अपनी माँ के पत्र से उसे बेहद तकलीफ हुई थी, लेकिन जहाँ तक उसमें कही गई मुख्य बात का सवाल था, उसके बारे में उसे एक पल के लिए भी कोई कश्मकश नहीं हुई, उस समय भी नहीं जब वह पत्र पढ़ रहा था। उसके दिमाग ने बुनियादी सवाल का फैसला कर लिया था और अटल फैसला किया था, जब तक मैं जिंदा हूँ, यह शादी कभी नहीं हो सकती। भाड़ में जाए मिस्टर लुजिन। अपने फैसले की कामयाबी का पहले से ही अनुमान करके वह द्वेष भरी मुस्कुराहट के साथ मन ही मन बुदबुदाया, बात बिल्कुल साफ है। नहीं माँ, नहीं दुनिया, तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकती। और ऊपर से ये लोग मुझसे इस बात की माफ़ी भी मांगती हैं कि उन्होंने मेरी सलाह नहीं ली और बिना मेरे फैसला कर लिया। वे और कर भी क्या सकती थीं? सोचती हैं कि अब सारी बात तय हो चुकी है और यह शादी तोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन हम देखेंगे कि तोड़ी जा सकती है या नहीं। क्या अच्छा बहाना है। प्योत्र पेत्रोविच इतने व्यस्त आदमी हैं कि उनकी शादी भी फौरन से पेशतर होनी चाहिए, बिल्कुल डाका गाड़ी की रफ्तार से। नहीं दुनेचका, सब समझता हूँ मैं, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब तुम रात भर इधर से उधर टहलती रही थी तो तुम क्या सोच रही थी, और माँ के सोने के कमरे में कजान की देवी एक की जो प्रतिमा रखी हुई है, उसके सामने तुमने क्या प्रार्थना की होगी। बलिवेदी तक पहुँचने की चढ़ाई बड़ी कष्ट में तो होती है। तो सब कुछ तय हो गया है। तो अवदोत्या रोमानोवना, तुमने एक समझदार और कामकाजी आदमी से शादी करने का फैसला कर लिया है, जिसके पास बहुत दौलत है, जो बहुत दौलत जमा कर चुका है, जिसकी वजह से उसकी हैसियत कहीं ज्यादा ठोस और रोबदार हो गई है। एक ऐसे आदमी से जो दो ओहदों पर लगा हुआ है, जो हमारी सबसे उभरती हुई पीढ़ी के विचारों से सहमत है, जैसा कि माँ ने लिखा है, और जो स्वभाव का अच्छा मालूम होता है, जैसे कि खुद दुनेचका की राय है। इस मालूम होता है का भी जवाब नहीं, और वही दुनिया इसी मालूम होता है कि चलते उससे शादी कर रही है। वाह, क्या कहने। उद्धरण ... लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि माँ ने मुझे हमारी सबसे उभरती हुई पीढ़ी के बारे में क्यों लिखा, सिर्फ मुझे ये बताने के लिए कि मिस्टर लुजिन किस तरह के आदमी हैं, या उनके मन में कोई और बात थी, या ये सोचकर कि पहले से ही मुझ पर मिस्टर लुजिन की अच्छी छाप डाल सके हों। कितने काइयाँ हैं ये लोग। मैं एक बात और जानना चाहूँगा, उस दिन और उस रात और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से कितने। एक कजान शहर में विशेष श्रद्धा के साथ पूजी जाने वाली देवी, वैसे उसकी तस्वीरें पूरे देश में मिल जाती थीं। खुलकर बातें की, क्या हर बात शब्दों में कही गई थी, या दोनों ने ये समझ लिया था कि दोनों के दिल और दिमाग में एक ही बात है और इसलिए उसके बारे में जोरों से बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसकी चर्चा न करना ही बेहतर है। सबसे ज़्यादा संभव यही है कि कुछ हद तक यही बात हो। जैसा कि माँ के खत से साफ जाहिर है, वो उन्हें थोड़ा अखड़ लगे और अपने भोलेपन में माँ ने अपनी राय दुनिया को बताई। दुनिया को परेशान तो होना ही था और उसने उन्हें बहुत गुस्से से जवाब दिया। स्वाभाविक सी बात थी, और गुस्सा किसे न आता जबकि भोलेपन के सवाल पूछे बिना भी यह बात स्पष्ट थी, और यह बात पहले से समझ ली गई थी कि उसके बारे में बहस करना बेकार है। और उन्होंने मुझे ये क्यों लिखा कि रोदिया, दुनिया को प्यार करना और वह तुम्हें अपने आप से भी बढ़कर प्यार करती है। क्या उनका जमीर अंदर ही अंदर उन्हें धिक्कार तो नहीं रहा कि अपने बेटे की खातिर उन्होंने अपनी बेटी को बलि चढ़ा दिया। तुम ही हमारा अकेला सहारा हो, तुम ही हमारा सब कुछ हो। ओह माँ, उसकी कड़वाहट लगातार और गहरी होती गई, और अगर उसी क्षण मी लुजिन से उसकी मुलाकात हो जाती तो वह उन्हें जान से मार देता। ये सच है, जो विचार उसके दिमाग में तूफान की तरह मडराते हुए एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, उनका सिलसिला पकड़कर वह बुदबुदाता रहा। ये सच है कि किसी आदमी को समझने में समय लगता है और सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन मिस्टर लुजिन के बारे में कोई गलती नहीं हो सकती। खास बात यह है कि वह कारोबारी आदमी हैं और बहुत भले मालूम होते हैं। तो बड़ा कमाल किया उन्होंने, जो उन लोगों का सारा सामान और बड़ा संदूक भिजवा दिया। सचमुच बहुत भले आदमी हैं कि उन्होंने इतना कर दिया। लेकिन उनकी दुल्हन और उसकी माँ को बोरे से ढांके हुए छकड़े में बैठकर सफ़र करना होगा। मैं भी तो उसमें बैठकर सफ़र कर चुका हूँ। कोई बात नहीं है, कुल 90 ही वेर्स्ट तो है, और फिर 1000 वेर्स्ट तक वे
तीसरे दर्जे में बड़े आराम से सफ़र कर सकती हैं। ठीक ही तो है, चादर जितनी ऊंची उतना पैर पसार। लेकिन आप अपनी बात सोचिए लुजिन साहब, वह आपकी दुल्हन है, सो आपको ये भी तो मालूम होगा कि उसकी माँ को इस सफ़र के लिए अपनी पेंशन गिरवी रखकर पैसा जुटाना पड़ेगा। जाहिर है ये व्यापार का मामला है, ऐसी साझेदारी जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, जिसमें दोनों के हिस्से बराबर हों और खर्च भी दोनों बराबर उठाएं। जैसा कि रूसी भाई लोग कहते हैं, खाने पीने को तो मिलेगा, लेकिन तंबाकू का पैसा देना पड़ेगा। यहाँ भी व्यापारी उन्हें दांव दे गया। सामान पहुँचवाने का खर्च किराए से कम होगा और मुमकिन है मुफ्त ही चला जाए। ये सारी बातें उन दोनों की समझ में कैसे नहीं आती, या वे इसे समझना ही नहीं चाहती, या वे खुश हैं, इसी बात पर खुश हैं। और ज़रा सोचिए, ये तो अभी बौर ही लगा है, असली फल तो बाद में लगेंगे। लेकिन असली सवाल कंजूसी का नहीं है, कमीनेपन का भी नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले की भावना का है। शादी के बाद भी क्या यही भावना रहेगी? अभी तो ये सिर्फ बानगी है। और माँ भी, वह पानी की तरह क्यों पैसा बहा रही हैं? पीटर्सबर्ग पहुँचने तक उनके पास क्या बच रहेगा? चांदी के 3 रूबल या 2 नोट एक, जैसा कि वह सूदखोर बुढ़िया कहती है। वे पीटर्सबर्ग में बाद में रहेंगी काहे के सहारे? अभी से उनको अंदाजा हो चला है कि शादी हो जाने के बाद वे दुनिया के साथ नहीं रह सकती, शुरू के कुछ महीने भी नहीं। उस भले आदमी ने लगे हाथ इसके बारे में भी कुछ कह दिया होगा, हालांकि माँ इस बात को मानेंगी नहीं, कहती हैं, मैं खुद मना कर दूंगी, फिर वह किसका आसरा लगाए हुए हैं? क्या अफानासी इवानोविच का कर्ज चुकाने के बाद उनकी 120 रूबल की पेंशन में से जो कुछ बचेगा, उसके भरोसे बैठी हैं? ऊनी शालें बुन बुन कर, कफ काढ़ काढ़ कर अपनी बूढ़ी आंखें खराब कर रही हैं। और जितनी शालें वे बुनती हैं, उनसे उनकी 120 रूबल सालाना की आमदनी में 20 रूबल से ज़्यादा की बढ़त नहीं होती, ये बात मैं जानता हूँ। इसलिए हर जगह वे लुजिन की उदारता के बल पर ही सारी उम्मीदें बांधे हुए हैं। वह खुद अपनी तरफ से कहेंगे, वह मेरे ऊपर इसके लिए दबाव डालेंगे। आंखें पथरा जाएंगी इसका इंतजार कर करके। इन शिले के पात्रों जैसे नेकदिल लोगों का हमेशा यही हाल होता है। आखिरी वक्त तक उन्हें हर बत्तख हंस दिखाई देती है, आखिरी दम तक वे अच्छी से अच्छी बात की उम्मीद लगाए रहते हैं, उन्हें कोई खराबी दिखाई नहीं देती। हालांकि उन्हें तस्वीर के दूसरे रुख का थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर होता है, लेकिन जब तक उन्हें मजबूर न कर दिया जाए, वे सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं होते। उसकी बात सोचकर ही कांप उठते हैं, दोनों हाथों से सच्चाई को दूर धकेलते रहते हैं, जब तक कि वह आदमी, जिसे वे झूठे रंग रूप में सजा संवार कर पेश करते हैं, खुद अपने हाथों से उन्हें बेवकूफ़ों वाली टोपी न पहना दें। मैं जानना चाहूँगा, क्या लुजिन साहब को कभी कोई सनद मिली है? मैं दावे से कह सकता हूँ कि उनके पास काला पर फूल के काज में लगाने के लिए सेंट एन का तमगा जरूर होगा, और जब वह ठेकेदारों या व्यापारियों के साथ दावतें खाने जाते होंगे तो उसे लगा लेते होंगे। मुझे यकीन है अपनी शादी के मौके पर भी वो उसे लगाएंगे। मैं तो तंग आ गया उनसे, भाड़ में जाए वह। खैर, माँ पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता, वे तो है ही ऐसी, भगवान उन्हें सुखी। 1. क्रांतिपूर्व रूस में चांदी के रूबल और कागज के रूबल के मूल्यों में अंतर था। रखे, लेकिन दुनिया को क्या कहा जाए? प्यारी दुनिया, क्या मैं तुम्हें जानता नहीं? जब मैं पिछली बार तुमसे मिला था, तुम लगभग 20 साल की थी, तभी मैं तुम्हें समझ गया था। माँ ने लिखा है कि दुनिया बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती है। मैं ये बात तो बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ। ये बात मुझे 2.5 साल पहले ही मालूम थी, और पिछले 2.5 साल से मैं इसके बारे में सोचता रहा हूँ, बस इसी के बारे में सोचता रहा हूँ कि दुनिया बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती है। अगर उसने स्विद्रिगाइलोव साहब को और उन बाकी सारी बातों को बर्दाश्त कर लिया, तो वह सचमुच बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती है। और अब माँ ने और उसने अपने मन में यही बात बिठा ली है कि वो लुजिन साहब को बर्दाश्त कर सकती है, जो इस सिद्धांत का बखान करते हैं कि जिन बीवियों को कंगाली से बाहर निकाल कर लाया जाता है और जो हर चीज़ के लिए अपने शौहरों की मेहरबानी की मोहताज रहती हैं, वे ज़्यादा अच्छी होती हैं। और इस सिद्धांत का बखान भी उन्होंने लगभग पहली ही मुलाकात में किया था। माना कि यह बात उनके मुंह से निकल गई थी, हालांकि वह समझदार आदमी है,
ये भी तो हो सकता है कि बात उनके मुंह से अनजाने न निकली हो, बल्कि वे यही चाहते ही हों कि अपना रवैया जल्दी से जल्दी साफ साफ बता दें। लेकिन दुनिया को क्या हो गया, वह उस आदमी को समझती है, सच है, लेकिन उसे उस आदमी के साथ रहना भी तो होगा। वह रूखी रोटी खाकर और पानी पीकर अपने दिन काट देगी, लेकिन अपनी आत्मा कभी नहीं बेचेगी। सुख सुविधा के बदले अपनी नैतिक स्वतंत्रता का कभी सौदा नहीं करेगी। ल्यूजन साहब के पैसे की बिसात ही क्या है, वह तो श्लेस्विग हॉल्स्टाइन की सारी जागीर के बदले भी उसका सौदा नहीं करेगी। नहीं, जब मैं दुनिया को जानता था तब वह ऐसी नहीं थी और ... यकीनन वह अब भी वैसी ही है। अलबत्ता इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि स्विद्रिगाइलोव परिवार में उसका अनुभव बहुत कड़वा रहा। मुफस्सिल के किसी कस्बे में 200 रूबल सालाना पर गवर्नेस का काम करना यूं भी काफ़ी कड़वा अनुभव होता है। लेकिन मैं जानता हूं कि वह बागान में हबशी मजदूरों की तरह काम कर लेगी या किसी जर्मन जमींदार के यहाँ बाल्टिक प्रदेश से आने वाले खेत मजदूरों की तरह अपने दिन काट लेगी, लेकिन अपने स्वार्थ की खातिर वह अपनी आत्मा को और अपनी नैतिक प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए अपने आप को किसी ऐसे आदमी के साथ बांधकर नीचे नहीं गिराएगी जिसकी वह इज्जत न करती हो और जिसकी कोई भी चीज़ उससे न मिलती हो। और अगर ल्यूजन साहब एकदम खरा सोना भी होते या हीरे का बड़ा सा डला भी होते, तब भी वह उनकी कानूनी रखेल बनने को कभी राजी न होती। फिर वह राजी क्यों हो गई? बात क्या है आखिर? जवाब इसका क्या है? बात काफ़ी साफ है। खुद अपनी खातिर, अपने आराम की खातिर, अपनी जान बचाने की खातिर वह अपने आप को कभी न बेचती, लेकिन किसी और की खातिर वह ऐसा कर रही है। वो किसी ऐसे आदमी की खातिर अपने आप को बेच देगी जिसे वह प्यार करती है, जिसे वह सराहती है। तमाम बातों का निचोड़ यही है, अपने भाई की खातिर, अपनी माँ की खातिर वह अपने आप को बेच देगी, हर चीज़ बेच देगी। ऐसी हालत में ज़रूरत पड़ने पर हम अपनी नैतिक भावना को भी दबा देते हैं, स्वतंत्रता, शांति, यहाँ तक कि अंतरात्मा भी, सब कुछ, हर चीज़ बाजार में ले आई जाती है। हमारी जिंदगी भले ही तबाह हो जाए, बस हमारे प्रियजन सुखी रहें। इतना ही नहीं, हम धर्म और अधर्म की मीमांसा भी करने लगते हैं, छल कपट भरी गोलमोल बातें करना सीख लेते हैं, और कुछ समय के लिए हम अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं, अपने मन को समझा सकते हैं कि एक अच्छे लक्ष्य के लिए हमारा कर्तव्य यही है। ये बात सूरज की रोशनी की तरह साफ है कि हम लोग हैं ही ऐसे। ये बात एकदम साफ है कि रोदियोन रोमानोविच रस्कोल्निकोव इस पूरे किस्से का केंद्रीय पात्र है, कोई दूसरा नहीं। जी हाँ, वो उसके जीवन को सुखी बनाने का पक्का बंदोबस्त कर सकती है, यूनिवर्सिटी में उसके पढ़ते रहने का इंतजाम कर सकती है, उसे दफ्तर में साझेदार बना सकती है, उसके पूरे भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। शायद आगे चलकर वह धनी भी बन जाए, दौलत वाला, इज्जत वाला और कौन जाने बहुत मशहूर आदमी होकर मरे। लेकिन मेरी माँ उसके लिए तो रोदिया ही सब कुछ है, जान से प्यारा रोदिया, उसकी पहली संतान। ऐसे बेटे की खातिर कौन अपनी बेटी की बलि नहीं दे देगा? ओह, प्यार भरे, घोर पक्षपाती हृदय। अरे, उसकी खातिर तो हम सोनिया जैसा जीवन अपनाने में भी संकोच नहीं करेंगे। सोनिया मामेलादोवा, जब तक ये दुनिया रहेगी, उसको ही सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। क्या तुम दोनों ने अपनी कुर्बानी की थाली है? क्या ये सही है? क्या तुम इसे झेल सकोगी? क्या इसका कोई फ़ायदा है? इसकी कोई तुक है क्या? और दुनेचका, मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मिस्टर लूजिन के साथ तुम्हारी जिंदगी जैसी होगी, सोनिया की जिंदगी उससे बदतर नहीं है। प्यार मोहब्बत का तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता, माँ ने लिखा है। और अगर इज्जत भी न मिली तो अगर इसकी बजाय उल्टे दुराव, तिरस्कार और नफरत मिली तो फिर तो तुम्हें भी बनाव सिंगार से रहना पड़ेगा। यही बात है, न तुम समझती हो क्या कि उस सज धज का क्या मतलब होता है? तुम इस बात को समझती हो क्या कि लूजिन की सज धज एकदम वैसी ही चीज़ है जैसे सोनिया की, और शायद उससे भी बदतर, उससे भी निकृष्ट, उससे भी गिरी हुई चीज़ हो। इसलिए दुनेचका की तुम्हारे मामले में तो ये बहरहाल ऐश आराम का सौदा है, जबकि सोनिया के लिए तो भूखे मरने का सवाल है। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, दुनिया कीमत चुकानी पड़ती है इस सज धज की। बाद में चलकर अगर यह सब तुम्हारी बर्दाश्त के बाहर हुआ तो, अगर तुम्हें इसका पछतावा हुआ तो कड़वाहट, व्यथा, तिरस्कार, सारी दुनिया से छिपकर आंसू बहाना,
क्योंकि तुम मार्फा पेत्रोवना नहीं हो। और तुम्हारी माँ को तब कैसा लगेगा? अभी से उन्हें बेचैनी हो रही है, चिंता लगी हुई है, लेकिन तब क्या होगा जब उन्हें हर बात साफ दिखाई देने लगेगी और मैं, हाँ, मुझे, आखिर तुम लोगों ने समझा क्या है? मुझे तुम्हारी कुर्बानी नहीं चाहिए दुनिया, मुझे ये कुर्बानी नहीं चाहिए माँ। मेरे जीते जी यह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उसके विचारों का सिलसिला अचानक रुक गया और वह चुपचाप खड़ा रहा। मैं इसे कबूल करने से रहा, लेकिन इसे रोकने के लिए तुम करोगे क्या? मना कर दोगे, लेकिन तुम्हें इसका अधिकार क्या है? अपनी ओर से तुम उन्हें किस चीज़ की उम्मीद दिला सकते हो जो वे तुम्हें इसका अधिकार दें? जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तब अपना सारा भविष्य उन्हें अर्पित कर दोगे। अरे, ये सब कुछ तो हम पहले भी सुन चुके हैं, ये सब केवल बाद की बातें हैं। लेकिन इस वक्त कुछ करना होगा, अभी इसी वक्त कर क्या रहे हो तुम? उनके सहारे जी रहे हो। वे अपनी 100 रूबल की पेंशन के बूते कर्ज लेती हैं। वे स्विद्रिगाइलोव परिवार से पैसा उधार लेती हैं। और ए भावी कुबेर, ए उनके भाग्य विधाता जियस, तुम उन्हें स्विद्रिगाइलोव जैसे लोगों से, अफानासी इवानोविच बाखरुशिन से कैसे बचाओगे? तुम जो उनकी जिंदगी की सारी व्यवस्था करने वाले हो, अगले 10 साल में तो माशाले बुन बुन कर अंधी हो जाएंगी, हो सकता है रो रो कर भी। भूखी रह रहकर वह सूख कर तिनका हो जाएंगी। और मेरी बहन, एक पल के लिए सोचो तो सही कि 10 साल में तुम्हारी बहन का क्या अंजाम होगा? उन 10 बरसों में उस पर क्या बीतेगी, सोच सकते हो? वो इसी तरह अपने आप को यातना देता रहा, इसी तरह के सवालों से उलझता रहा और इसमें उसे एक तरह का मजा आता रहा। फिर भी ये सारे सवाल ऐसे नए सवाल नहीं थे जो अचानक उसके सामने आ गए हों। ये तो पुराने जाने पहचाने दर्द थे। बहुत पहले ही इन्होंने उसके दिल को अपने शिकंजे में जकड़ना और कचोके देना शुरू कर दिया था। उसकी आज की तकलीफ बहुत पहले शुरू हुई थी, बढ़ती आई थी, प्रबल होती गई थी, परिपक्व और घनीभूत होती गई थी, यहाँ तक कि उसने एक भयानक और कल्पनातीत प्रश्न का रूप धारण कर लिया था, जो उसके दिल और दिमाग को सालता रहता था और जवाब के लिए बार बार शोर मचाता रहता था। उसकी माँ का खत बिजली की तरह उसके ऊपर आन टूटा था। स्पष्ट था कि अब वह चुपचाप सब कुछ सहता नहीं रह सकता था, ऐसे सवालों की चिंता में डूबा नहीं रह सकता था जो हल नहीं हुए थे। उसे बल्कि कुछ करना होगा, फौरन करना होगा और जल्दी करना होगा। बहरहाल, उसे कुछ न कुछ फैसला तो करना ही होगा, वरना जिंदगी से बिल्कुल नाता तोड़ लेना होगा। एकाएक जुनून से बेचैन होकर वह चिल्लाया, अपने मुकद्दर को हमेशा के लिए ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना होगा, अपने अंदर की हर चीज का गला घोंट देना होगा, कुछ करने का, जिंदगी का और मोहब्बत का हर दावा छोड़ देना होगा। आप समझते हैं जनाब, आपको पता है इसका क्या मतलब होता है, जब किसी के पास जाने को एकदम कोई ठिकाना ना हो। मामेलादोव का कल का सवाल अचानक उसके दिमाग में उठा, क्योंकि हर आदमी के पास जाने को कोई ठिकाना तो होना ही चाहिए। अचानक वह चौंका। एक और विचार जो कल उसके मन में उठा था, चुपके से उसके दिमाग में वापस आ गया। लेकिन वह इस बात पर नहीं चौंका कि यही विचार दोबारा उसके दिमाग में उठा था, क्योंकि वह जानता था, वह पहले ही महसूस कर चुका था कि वही विचार लौट कर फिर आएगा। वह उसकी राह देख रहा था। अलावा इसके, वो महज कल का ही विचार नहीं था। फर्क बस इतना था कि 1 महीना पहले तक, बल्कि कल तक भी, यह विचार केवल एक सपना था, लेकिन अब वो सपना बिल्कुल नहीं मालूम होता था। उसने एक नया, खतरनाक और एकदम अपरिचित रूप धारण कर लिया था, और एकाएक उसे इस बात का स्वयं आभास हो चला था। उसे लगा जैसे कोई उसके सर के अंदर हथौड़ा चला रहा है। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने चारों ओर जल्दी जल्दी नजर दौड़ाई। वह कोई चीज ढूंढ रहा था। वह बैठना चाहता था और कोई बेंच खोज रहा था। वह बुलीवार पर चला जा रहा था। उसके सामने कोई 100 कदम की दूरी पर एक बेंच थी। जितनी तेजी से हो सका वह उसकी ओर लपका, लेकिन बीच में ही अकस्मात एक ऐसी छोटी सी घटना हो गई जिसने उसका सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बेंच ढूंढते समय उसने देख लिया था कि एक औरत उससे कोई 20 कदम आगे चली जा रही थी,
लेकिन शुरू में उसने उसकी तरफ रास्ते में आने वाली दूसरी चीजों के मुकाबले कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। घर जाते हुए पहले भी कितनी ही बार उसके साथ ऐसा हो चुका था। जिस रास्ते से जाता था उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था और वह इसी तरह चलने का आदी हो गया था। लेकिन आज एक ही बार देखने पर आगे जाती इस औरत में ऐसी कुछ अजीब बात नजर आई कि धीरे धीरे उसका ध्यान उस पर जम कर रह गया। शुरू में तो अनमनेपन से और गोया एक चिढ़ के साथ, लेकिन बाद में अधिकाधिक एकाग्रता के साथ। अचानक उसमें ये पता लगाने की इच्छा जागी कि उस औरत में ऐसी विचित्र क्या बात थी। पहली बात तो ये थी कि वह देखने में बिल्कुल नौजवान लगती थी और उस सख्त गर्मी में भी नंगे सर चली जा रही थी। न छतरी थी न दस्ताने, और वह चलते हुए अपनी बाहें बड़े बेतुके ढंग से हिला रही थी। वो किसी हल्के रेशमी कपड़े की पोशाक पहने थी, लेकिन उसने उसे कुछ अजीब उल्टे सीधे तरीके से पहन रखा था। बटन भी ठीक से नहीं लगे हुए थे और कमर के पास कट से ऊपर वह फटकर खुली हुई थी। उसका एक बड़ा सा टुकड़ा जगह छोड़कर नीचे लटक आया था। नंगी गर्दन में एक छोटा सा रुमाल पड़ा हुआ था, लेकिन वह एक ओर को कुछ तिरछा हो गया था। उस लड़की के पांव भी सीधे नहीं पड़ रहे थे। वह लड़खड़ाती और कुछ झूमती हुई चल रही थी। आखिरकार उसने रस्कोल्निकोव का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बेंच तक पहुंचते पहुंचते वह उस लड़की के बिल्कुल बराबर आ चुका था, लेकिन वहां पहुंचकर वह बेंच के एक कोने में गिर पड़ी, बेंच की पुश्त पर अपना सिर टिका दिया और आंखें मूंद लीं। साफ मालूम होता था कि वह थककर निढाल हो गई है। गौर से उसे देखने पर फौरन वह समझ गया कि वह शराब के नशे में चूर है। बहुत अजीब, दिल को धक्का पहुंचाने वाला मंजर था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह जो कुछ देख रहा था वह सच था। आंखों के सामने एक बिल्कुल कमसिन, सुनहरे बालों वाली लड़की का चेहरा था। 16 की रही होगी या शायद 15 से ज्यादा की न हो। सुंदर भोला सा चेहरा, लेकिन तमतमाया हुआ, देखने में कुछ भारी सा, जैसे जरा सूजा हुआ हो। लगता था उस लड़की को कुछ भी होश नहीं कि वह क्या कर रही है। उसने बड़े भोंदे ढंग से एक टांग उठाकर दूसरी पर चढ़ा ली। उसके व्यवहार में इस बात के सभी संकेत मौजूद थे कि उसे अपने सड़क पर होने का कोई एहसास नहीं था। रस्कोल्निकोव बैठा नहीं, न उसे वहीं छोड़ जाने का मन हुआ। वो बस दुविधा में पड़ा उसके सामने खड़ा रहा। इस सड़क पर कभी भी बहुत आवाजाही नहीं रहती थी, और अब 2 बजे इस घुटन भरी गर्मी में तो वह एकदम सुनसान थी। फिर भी सड़क की दूसरी तरफ कोई 15 कदम की दूरी पर फुटपाथ की कगार पर एक सज्जन खड़े थे और साफ जाहिर था कि वे अपने किसी निजी स्वार्थ से उस लड़की के पास आना चाहते थे। शायद उन्होंने भी उस लड़की को दूर से देखा हो और उसका पीछा करते हुए आ रहे हों, लेकिन रस्कोल्निकोव उनके रास्ते में आ गया था। उन्होंने रस्कोल्निकोव को गुस्से से देखा, हालांकि उसकी नज़रों से बचने की पूरी कोशिश करते रहे। वे बड़ी बेचैनी से मौके की ताक में खड़े रहे कि कबाब में हड्डी की तरह बीच में आने वाला ये चिथड़ों में लिपटा शख्स आदमी वहां से टले तो सही। उनकी नीयत के बारे में किसी तरह का संदेह नहीं था। वे सज्जन भरे बदन के, गठे हुए शरीर वाले आदमी थे, यही कोई 30 के लगभग। फैशनेबल कपड़े पहने हुए, लाल होठ और मूंछें रखे हुए। रस्कोल्निकोव को बेहद गुस्सा आया। अचानक उसके जी में आया कि किसी तरह इस मोटे छैले का अपमान तो करे। पल भर के लिए लड़की को वहीं छोड़कर वह उन जनाब की ओर बढ़ा। अरे ओ स्विद्रिगाइलोव, यहाँ क्या कर रहा है तू? उसने मुस्कराते हुए मगर मुठियां भींचकर जोर से चिल्ला कर कहा। गुस्से के मारे उसके होठ टेढ़े हो रहे थे। क्या मतलब? उन सज्जन ने बड़ी सख्ती से हैरान होकर त्योरियों पर बल लिए हुए पूछा। चले जाओ यहाँ से, मतलब बस यही है। कमीने, तेरी यह मजाल। ये कहकर उन्होंने अपना बेत उठाया। रस्कोल्निकोव मुठियां भींचकर उनकी ओर झपटा। उसने ये भी न सोचा कि वह तगड़ा आदमी उसके जैसे 2 आदमियों के लिए काफी था। लेकिन उसी पल पीछे से आकर किसी ने उसे धर दबोचा। अब उन दोनों के बीच एक पुलिसवाला खड़ा था। बस साहब, बस, सड़क पर कोई झगड़ा नहीं। तुम्हें चाहिए क्या? तुम हो कौन? उसने रस्कोल्निकोव के फटे पुराने कपड़े देखकर उससे सख्ती से पूछा। रस्कोल्निकोव ने उसे गौर से देखा। सीधा सादा, समझदार, सिपाहियों जैसा चेहरा, सफेद मूंछें और गलमुच्छे।
मुझे तुम्हारे ही जैसे आदमी की तलाश थी, रस्कोल्निकोव ने उसकी बांह पकड़कर ऊंची आवाज में कहा। मैं कॉलेज में पढ़ता था, नाम मेरा है रस्कोल्निकोव। आप भी जानना चाहें तो जान लीजिए, उसने उन जनाब को संबोधित करते हुए इतना और जोर दिया। आओ, तुम्हें एक चीज दिखाऊं। इतना कहकर उसने पुलिसवाले का हाथ पकड़ा और उसे बेंच की ओर ले चला। इसे देखो, ये बुरी तरह शराब पिए हुए है। अभी इसी बड़ी सड़क से इधर आई है। न जाने कौन है और क्या करती है, देखने में तो पेशेवाली नहीं मालूम होती। मुझे तो लगता है कि किसी ने शराब पिलाकर इसे धोखा दिया है। पहली बार, समझते हो न, और फिर उन लोगों ने इसे सड़क पर इस हालत में छोड़ दिया है। देखो तो, इसके कपड़े कैसे फटे हुए हैं और किस तरह इसने उन्हें पहन रखा है। इसने खुद कपड़े नहीं पहने हैं, किसी ने उसे पहनाए हैं, और जिसने भी पहनाए हैं उसे इसकी आदत नहीं रही होगी। साफ जाहिर है किसी मर्द ने पहनाए हैं। और अब उधर देखो, वह छैला जिससे मैं लड़ने जा रहा था, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ, उसे पहली बार अभी देखा है, लेकिन उसने भी इस लड़की को सड़क पर देखा है, अभी अभी, शराब पिए हुए, एकदम असहाय, और वह इसे अपने कब्जे में करने के लिए बेताब है कि उसे इसी हालत में कहीं ले जाए। इसमें तो जरा भी शक नहीं है। मेरी बात मानो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैंने खुद उसे इस लड़की को घूरते हुए, इसका पीछा करते हुए देखा है, लेकिन मैं उसकी राह में आ गया, और अब वह इस ताक में है कि मैं कब यहाँ से टलूं। अब वो वहाँ से हटकर जरा दूर चला गया है और चुपचाप खड़ा है, जैसे सिगरेट बना रहा हो। कोई तरकीब आती है तुम्हारी समझ में कि कैसे इसे उसके पंजे से बचाया जाए और किस तरह इसे इसके घर पहुंचाया जाए? पलक झपकते भर में पुलिसवाले की समझ में सब कुछ आ गया। गठे हुए शरीर वाले उन छैले के इरादों को समझना कोई मुश्किल काम नहीं था, पर सवाल उस लड़की के बारे में सोचने का था। पुलिसवाला झुककर उसे और करीब से देखने लगा। उसके चेहरे पर सचमुच दया का भाव उभर आया। आह, कितने अफसोस की बात है, उसने सर हिलाते हुए कहा। अभी एकदम बच्ची है, किसी ने इसे बहला फुसला कर धोखा दिया है, इतना तो साफ दिखाई देता है। सुनिए मिस, उसने उस लड़की से कहना शुरू किया, आप रहती कहाँ हैं? लड़की ने थकी हुई उनींदी आंखें खोली, बोलने वालों को शून्य भाव से एकटक देखा और अपना हाथ हवा में घुमा दिया। ये लो, रस्कोल्निकोव ने अपनी जेब टटोलकर उसमें से 20 कोपेक निकाला और बोला, ये लो, एक गाड़ी बुलाकर इसे इसके पते पर पहुंचवा दो। सवाल बस इसका पता मालूम करने का है। मिस साहिबा, पुलिसवाले ने पैसे लेकर फिर कहना शुरू किया, मैं गाड़ी लिए आता हूँ, आपको मैं खुद घर पहुँचाऊंगा। कहाँ पहुँचा दूँ? बोलिए, आप कहाँ रहती हैं? जाओ, चले जाओ, किसी तरह पीछा ही नहीं छोड़ते। लड़की बुदबुदाई और फिर एक बार हवा में हाथ घुमाया। छे, कितनी बुरी बात है। कोई क्या कहेगा मिस साहिबा, बड़ी शर्म की बात है। उसने एक बार फिर दुख, सहानुभूति और क्रोध के मिले जुले भाव से अपना सर हिलाया। बड़ा मुश्किल काम है, पुलिसवाले ने रस्कोल्निकोव से कहा, और यह कहते हुए उसने बड़ी तेजी से अपनी नज़र ऊपर नीचे दौड़ाई। रस्कोल्निकोव भी उसे बड़ा अजीब आदमी लगा होगा, खुद तो फटे पुराने चिथड़े पहने था और उसे पैसे थमा रहा था। तुम्हारी इससे मुलाकात यहाँ से काफी दूर हुई थी क्या? पुलिसवाले ने उससे पूछा। मैंने बताया ना, यह मेरे सामने लड़खड़ाती हुई चल रही थी। इसी सड़क पर, इस बेंच के पास पहुंचकर धम से इस पर गिर पड़ी। आह, आजकल दुनिया में कैसा कैसा पाप हो रहा है, भगवान ही बचाए। ऐसी मासूम बच्ची और अभी से शराब पीने लगी है। इसमें तो कोई शक नहीं, इसे धोखा दिया गया है। देखो, इसके कपड़े कितनी बुरी तरह फटे हुए हैं। आजकल कैसा कैसा कुकर्म देखने को मिलता है। ये किसी शरीफ घर की लगती है, भले ही गरीब हो। आजकल ऐसी कितनी ही लड़कियां हैं और देखने में शरीफ भी लगती हैं, जैसे कोई राइज़जादी हो। ये कहकर वह एक बार फिर झुककर उसे देखने लगा। शायद उसकी अपनी बेटियां भी इसी तरह बड़ी हो रही होंगी। देखने में रईसजादियां और शरीफ, जो अपने बनाव सिंगार और रख रखाव से भले शरीफ घर की होने का दावा करती होंगी। असली काम तो यह है, रस्कोल्निकोव अपनी बात कहता रहा, कि इसे किस तरह उस बदमाश के पंजे से बचाया जाए।
उसे क्यों इसकी लाज लूटने का मौका मिले, यह बात तो एकदम साफ है कि वह किस फेर में है। हरामजादा किसी तरह यहाँ से टलता ही नहीं। रस्कोल्निकोव ने यह बात ऊंची आवाज में कही और उसकी ओर इशारा किया। उस छैले ने उसकी बात सुन ली और लगा कि उनका गुस्सा फिर भड़कने वाला था, लेकिन कुछ सोचकर वह रुक गया और उसने बस तौहीन की नज़र इस पर डालकर उसे देखकर संतोष कर लिया। इसके बाद वह धीरे धीरे चलते हुए वहां से 10 कदम और दूर बढ़ गया और वहां जाकर रुक गया। उससे हम इसे बचा तो सकते हैं, पुलिसवाला विचारमग्न होकर बोला, लेकिन ये कुछ बताए तो सही कि इसे कहाँ जाना है। लेकिन इस तरह तो मिस साहिबा, मिस साहिबा। वह एक बार फिर उसकी ओर झुका। लड़की ने अचानक अपनी आंखें पूरी खोल दी, गौर से चारों ओर देखा, गोया कुछ उसकी समझ में आया हो और बेंच से उठकर उसी तरफ चल पड़ी जिधर से आई थी। ये नीच लोग किसी तरह पीछा ही नहीं छोड़ते। वह एक बार फिर हवा में अपना हाथ घुमाकर बोली। वह तेज कदम बढ़ाती हुई चली जा रही थी, हालांकि अब भी पहले की ही तरह लड़खड़ा रही थी। वह छैला भी उसके पीछे चला, लेकिन छायादार पेड़ों के बीच दूसरे रास्ते पर। उसकी नज़रें लगातार उस लड़की पर थीं। आप फिक्र न करें, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मूंछदार पुलिसवाले ने दोनों के पीछे बढ़ते हुए मजबूती से कहा। आजकल कैसा कैसा कुकर्म देखने को मिलता है। उसने आह भरकर फिर एक बार जोर से कहा। अचानक ऐसा लगा गोया किसी चीज ने रस्कोल्निकोव को डंक मारा हो। एक पल में ही वह घृणा की भावना से भर उठा। सुनो, उसने पुलिसवाले को पुकारा। पुलिसवाले ने मुड़कर देखा। छोड़ो भी उनको, तुमसे क्या मतलब, लूटने दो मजा उसको। उसने उस छैले की तरफ इशारा किया। तुम्हें भला क्या मतलब? पुलिसवाला चकरा गया और उसे आंखें फाड़कर घूरने लगा। रस्कोल्निकोव हंस पड़ा। अच्छा, पुलिसवाला बड़े तिरस्कार के भाव से हैरान होकर बोला और उस छैले और लड़की के पीछे चला। हो सकता है उसने रस्कोल्निकोव को पागल समझा हो या उसके बारे में कोई इससे भी बुरी सोची हो। मेरे 20 कोपेक भी मार ले गया। रस्कोल्निकोव जब अकेला रह गया तो गुस्से से बुदबुदाया। खैर, चाहे तो वह उससे भी लड़की को उसके हवाले कर देने का जितना चाहे ऐंठ ले और मामला खत्म हो। लेकिन मैं भला क्यों बीच में पड़ना चाहता था? मुझ जैसा आदमी मदद भी करना चाहे तो क्या सकता है? क्या मुझे उसकी मदद करने का कोई अधिकार है? वे चाहें तो एक दूसरे को कच्चा चबा जाएं, मुझे क्या? और मैंने उसे 20 कोपेक देने की हिम्मत कैसे की? क्या वे मेरे थे? ऐसी उखड़ी उखड़ी अजीब बातें सोचने के बावजूद उसका मन उसे अंदर ही अंदर धिक्कार रहा था। वह खाली बेंच पर बैठ गया। उसके विचार बेमकसद भटकने लगे। उस पल उसे किसी भी बात पर अपना ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही थी। बुरी तरह उसका जी चाह रहा था कि वह अपने आप को भूल जाए, हर चीज को भूल जाए, फिर जागे और जीवन नए सिरे से शुरू करे। बेचारी, उसने बेंच के उस खाली कोने को देखते हुए कहा, जहां वह लेटी थी। कुछ देर में उसे होश आएगा और वह रोएगी, और फिर उसकी मां को पता लगेगा। वो उसे पीटेगी, बुरी तरह धुन कर रख देगी, फिर शायद उसे घर से भी निकाल देगी। या अगर न भी निकाले तो दारिया फ्रांत्सोवना जैसी किसी औरत को इसकी भनक मिलेगी, और फिर यही लड़की चोरी छिपे इधर उधर जाने लगेगी। फिर सीधे अस्पताल का रास्ता, शरीफ माँओं की ऐसी बेटियों का, जो चोरी छिपे गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं, यह अंजाम होता है। और फिर अस्पताल, शराब खाना, और फिर वही अस्पताल 2-3 साल में बिखर जाएगी चूर चूर होकर, और 18-19 की उम्र में जिंदगी उसकी खत्म हो जाएगी। क्या मैं ऐसे किस्से पहले नहीं देख चुका? और उन सब का सिलसिला शुरू हुआ कैसे? तो सबने इसी तरह शुरू किया। उफ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? लोग कहते हैं ऐसा तो होता ही रहता है। हमको कहा जाता है कि हर साल कुछ प्रतिशत लड़कियों को जाना ही होता है इसी रास्ते पर, नरक में, शायद इसलिए कि बाकी लड़कियां अछूती रहें, कोई उनके साथ छेड़छाड़ न करे। कुछ प्रतिशत, कितने शानदार शब्द हैं इन लोगों के पास। विज्ञान की कसौटी पर कैसे खरे उतरने वाले और दिल को तसल्ली देने वाले। एक बार बस प्रतिशत कह दिया कि फिर किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती। अगर कोई दूसरा शब्द होता तो शायद हमें ज्यादा परेशानी होती।
लेकिन अगर इसी प्रतिशत में दुनेच का हो तो, या इस प्रतिशत में न सही किसी और प्रतिशत में। पर मैं जा कहाँ रहा हूँ? उसने एकाएक सोचा। अजीब तो बात है, मैं तो किसी काम से निकला था। खत पढ़ते ही मैं बाहर निकल आया था। मैं वसीलियवस्की ओस्त्रोव जा रहा था, रजुमिखिन के पास। यही काम था। अब याद आया, लेकिन किस लिए और मेरे दिमाग में रजुमिखिन के पास जाने की बात इस वक्त कैसे आई? अजीब बात है। उसे अपने आप पर हैरानी होने लगी। रजुमिखिन यूनिवर्सिटी में एक पुराना दोस्त था। मजे की बात ये थी कि यूनिवर्सिटी में रस्कोलनिकोव का शायद ही कोई दोस्त रहा हो। वो सबसे अलग रहता था, किसी से मिलने नहीं जाता था, और अगर कोई उससे मिलने आता था तो उससे तपाक से मिलता भी नहीं था। जाहिर है लोगों ने जल्दी ही उससे मिलना जुलना छोड़ दिया। वह छात्रों की सभाओं, उनके मनोरंजनों या उनकी बातचीत में भी कोई हिस्सा नहीं लेता था। तन मन की सुध बिसरा कर वह बड़ी लगन से काम करता था, और इस बात के लिए सब लोग उसकी इज्जत करते थे। पर उसे पसंद कोई नहीं करता था। वो बहुत गरीब था, पर उसमें एक तरह का दम्भ और सबसे अलग थलग रहने का भाव था, मानो वह किसी चीज को अपने तक ही रखना चाहता हो। उसके कुछ साथियों को लगता था कि वह उन सबको अपने सामने बच्चा समझकर बड़े तिरस्कार से देखता था, गोया विकास, ज्ञान और आस्थाओं के एतबार से वह उनसे बढ़ चढ़कर हो, गोया उनके विश्वास और उनकी रुचियां उसके स्तर के बहुत नीचे हों। रजुमिखिन से उसकी निपटी थी, या कम से कम वो उससे बहुत ज्यादा अलगाव नहीं रखता था और दूसरों के मुकाबले उससे बातचीत भी कुछ ज्यादा कर लेता था। रजुमिखिन के साथ कोई इसके अलावा कोई बर्ताव कर भी नहीं सकता था। वह बेहद खुशमिजाज, खुले दिल का नौजवान था और भोलेपन की हद तक अच्छे स्वभाव वाला था, हालांकि उस भोलेपन में एक गहराई भी छिपी हुई थी और स्वाभिमान भी। उसके ज्यादातर साथी इस बात को समझते थे, और सभी उसे बेहद पसंद करते थे। वह बेहद तेज दिमाग का लड़का था, हालांकि कभी कभी वास्तव में भोले बाबा भी नजर आता था। उसका चेहरा मोहरा और दिलडोल बरबस अपनी ओर खींचते थे। लंबा कद, छरहरा बदन, काले बाल, दाढ़ी हमेशा कुछ बड़ी हुई। कभी कभी वह आपे से बाहर हो जाता और मशहूर ये था कि उसके शरीर में काफी बल था। एक रात जब वह कुछ मस्त दोस्तों के साथ बाहर टहल रहा था, उसने एक भारी भरकम पुलिसवाले को एक ही घूंसे में चित कर दिया था। पीने पर आता तो कोई सीमा नहीं होती थी, और न पिए तो बिल्कुल नहीं पीता था। शरारत में कभी कभी हद से आगे निकल जाता था, लेकिन कभी ऐसा भी होता था कि वो कोई भी शरारत नहीं करता था। रजुमिखिन में एक खूबी और थी, बड़ी से बड़ी नाकामी से भी वो मायूस नहीं होता था, और लगता था कोई भी मुसीबत उसका मनोबल नहीं तोड़ सकती। वह छत पर भी सो सकता था, कड़ी से कड़ी सर्दी और भूख भी बर्दाश्त कर सकता था। वो बहुत गरीब था और किसी न किसी तरह का काम करके जो भी थोड़ा बहुत कमाता था, उसी में गुजर करता था। पैसा कमाने की उसे कितनी तरकीबें आती थीं, इसका कोई अंत नहीं था। एक बार उसने पूरा जाड़ा कमरा गर्म करने का चूल्हा जलाए बिना काट दिया और कहा करता था कि इस तरह उसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ठंड में नींद गहरी आती है। हाल में उसे भी मजबूर होकर कुछ समय के लिए यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी थी और वो अपना पूरा जोर लगाकर काम कर रहा था ताकि इतना पैसा बचा ले कि फिर से अपनी पढ़ाई जारी रख सके। पिछले 4 महीनों से रस्कोलनिकोव उससे मिलने नहीं गया था, और रजुमिखिन को तो उसका पता भी मालूम नहीं था। लगभग 2 महीने पहले इत्तफाकन सड़क पर उनका आमना सामना हो गया था, लेकिन रस्कोलनिकोव मुंह फेर कर सड़क की दूसरी पटरी पर पहुंच गया ताकि उसे वह देख न ले। रजुमिखिन ने उसे देख तो लिया था, लेकिन अनजान होकर आगे बढ़ गया था, क्योंकि वह अपने दोस्त को किसी उलझन में नहीं डालना चाहता था।